नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। सबसे पहले जो पहली बार इस चैनल पे आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग भी काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, काउंसलर्स के थ्रू मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को गाइड करता हूँ काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। विद इन 8 to 12 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों इंस्टाग्राम चैनल की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी का जो है अब ब्रोशर आ चुका है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट तक, ठीक है। और कैसे आप जो है कॉलेजेस की फीस वगैरह या कॉलेज के बारे में पता कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस ब्रोशर। तो सबसे पहले आयुष का उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा आयुष उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ का जो है ये ब्रोशर आ चुका है। इसमें यूपी आयुष काउंसलिंग जो है वो 2025 का ब्रोशर है ये। सबसे पहले इसकी वेबसाइट दे रखी है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। दूसरा, अगर आपको कोई भी इशूज़ आ रहे हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपने इशूज़ को रिजॉल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट ब्रोशर जो है वो 25-26 के लिए है, ये एकेडमिक ईयर के लिए। इसमें कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन के लिए है, बीएमएस के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, ठीक है। दोनों के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है। इसमें ये लिखा है, बाकी ये तो कोई इतना है नहीं। अब इसके नीचे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट पे https यूपी आयुष काउंसलिंग यूपी sdcgovernment.in पे आपको जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर सबको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं, किसी को भी फोटो कॉपीज अपलोड नहीं करनी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं सबको, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे अच्छे से। और जिनके पास नहीं है वो डिजिलॉकर से डाउनलोड करके वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ्स होती है, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट आप जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करना है। ये भी पता करेंगे कि सिक्योरिटी मनी कितनी है इस बार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये जहाँ पर जो काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे उनको करना है ये चीज़, ठीक है। फिर स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। स्टेट मेरिट लिस्ट आते ही पता चल जाएगा कि किन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, किन को नहीं मिलेगा, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, मतलब सबसे पहले सीट अलॉटमेंट का वो आ जाएगा कि किन किन बच्चों को कौन कौन सी सीट कौन कौन से कॉलेज में मिली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नोडल सेंटर जो कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है वहाँ पर। फिर जब वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसके बाद होने के बाद आपके तुरंत जैसे फिजिकल वेरीफाई होते हो आप, तो तुरंत अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा और वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी वही पता ही है कि अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है, और जो आरक्षित श्रेणी यानी कि ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 है, और यहाँ पर जो आरक्षित श्रेणी है अनुसूचित जाति अन्य दिव्यांग मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए 40% है। और इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि बच्चे पूछे थे सर परसेंटाइल रिड्यूस होगी या नहीं होगी, तो इसमें लिखा है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अगर नई दिल्ली इसमें कोई भी अर्हता में परिवर्तन किया करती है तो वो मान्य माना जाएगा। मतलब अगर परसेंटाइल को रिड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर परसेंटाइल रिड्यूस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि बीएमएस बीएचएमएस में वही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट और उसके समक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से या फिर बायोटेक्नोलॉजी के विषय से 12th क्लास की है, ठीक है। तो पीसीबी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीसीबी में बायो भी हो सकती है और बायोटेक भी हो सकती है। दोनों बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये लिखा है कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक में प्रवेश का मूल, हाँ देखो इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राजकीय आयुर्वेदिक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के या यूनानी में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब आप उत्तर प्रदेश में रहने चाहिए, यह आपका बहुत बड़ा मतलब एक रोल है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इस निमित्त जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल मतलब जिन्होंने 10th और 12th जो दोनों की समक्ष परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हैं उनके लिए डोमिसाइल और समाज निवारण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब यह है ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th और 12th जो है दिल्ली से कर रखी है उनके लिए डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं समक्ष इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक या अथवा दोनों यदि उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के निवासी होने का डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें कहने का मतलब यह है अगर आपने 10th या फिर अगर आपने 12th दोनों में से कोई से भी एक कोर्स अगर आपने बाहर से किया है और एक आपने अंदर से किया है, या दोनों ही बाहर से किए हैं लेकिन आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के, ऐसे केस में आपको जो है डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन बच्चों को भी डोमिसाइल लगाना अनिवार्य है। इसमें लिखा है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि 10th आपने यूपी से की, 12th आपने बाहर से की, ठीक है, और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या 10th और 12th आपने दोनों बाहर से की लेकिन आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को डोमिसाइल दिखाना जरूरी है। और जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने 10th और 12th किया है उनको भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है, पर जिन्होंने 10th और 12th दोनों कर रखा है यूपी से उन्हें कोई भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखा है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनके जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं
ठीक है, उनके विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थानों की सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि प्राइवेट सीटों पे कोई भी बच्चे पार्ट ले सकते हैं पूरे ऑल इंडिया के। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हो। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए पूरे इंडिया से कोई भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट सीट्स के लिए केवल यूपी के बच्चे ही एलिजिबल हैं। प्राइवेट सीट्स के लिए पूरे ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो प्राइवेट सीट्स हैं उसमें 85% तो स्टेट वाले बच्चों को प्रेफर की जाएगी और 50% वालों को ऑल इंडिया से प्रेफर की जाएगी। यानी कि जो भी यूपी के बाहर से यूपी में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं वो सिर्फ 50% सीट्स पे ही लड़ेंगे, जबकि जो स्टेट्स के अंदर बच्चे हैं उन्हें 85% सीट्स मिलेंगी। ठीक है, हर कॉलेज में ये है। नेक्स्ट इसमें वही चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है ऐसे अभ्यर्थी, ध्यान से सुनना, ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी यानी कि AACCC द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र की काउंसलिंग के उपरांत निर्गत अनहर सूची में सम्मिलित होंगे, वह अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि AACCC की साइट से, AA की CCC की वेबसाइट ने जिन बच्चों को प्रथम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को हटा दिया होगा, ठीक है, निर्गत अनहर सूची में सम्मिलित, यानी कि ऐसी लिस्ट बना दी होगी कि इन बच्चों को फर्दर जो है आपको काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना है, वह बच्चे ऐसे यूपी की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग से जिन अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित हुई है, ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी चक्र हेतु अहर नहीं होंगे। यानी कि जिन्हें भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में, ठीक है, इन तीनों राउंड में से यूपी आयुष काउंसलिंग में अगर सीट मिल जाती है तो उन्होंने फाइनेंशियली मतलब पूरी तरीके से मेंशन कर दिया ऐसे बच्चे स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते। तो बहुत ध्यान से काउंसलिंग कराइएगा। वही एज मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए अगर आपको काउंसलिंग करानी है, बाकी कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने आरक्षण दे रखा है। देखो, अब आरक्षण में एक नई चीज़ देखने को यहाँ मिली है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को 21%, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC को, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को 2% का कोटा मिला, अन्य पिछड़ा वर्ग को OBC को 27% का और EWS को 10% का। नेक्स्ट अगर देखें तो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर जो कोटा होता है उसमें 2%, भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो एक्स आर्मी है उसमें 2% कोटा मिला है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% यानी कि PH वाला जो कोटा होता है वो, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% यानी कि जो फीमेल कोटा लगता है, ठीक है वो। और NCC कैडेट में एक चीज़ यहाँ नहीं मेंशन की गई है कि नियुक्तम मिनिमम B ग्रेडिंग सहित C सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो लोग भी NCC से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मिनिमम B ग्रेडिंग के साथ C सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप NCC से पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इसकी सीट्स कितनी है, केवल 1%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आर्थिक कमजोर वर्ग EWS, अच्छा इनके सर्टिफिकेट देखो, सब बच्चे पूछे थे कि सर सर्टिफिकेट्स कितने पुराने होने चाहिए, तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट यहां पर एलिजिबल होगा। EWS का और OBC का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो मतलब मान्य माना जाएगा। ठीक है, आरक्षण से संबंधित दिव्यांगता एवं NCC प्रमाण पत्र को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ PH को छोड़कर और NCC प्रमाण पत्र को छोड़कर सारे ही प्रमाण पत्र आपके किससे होने चाहिए, उत्तर प्रदेश शासन से बने हुए होने चाहिए। इस बात का खासकर ध्यान रखेंगे। अगर आप सेंट्रल की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो वहां आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो वहां पर आपको स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो लगाता है जिसपे उत्तर प्रदेश शासन लिखा होता है। ठीक है, और जो भी आप सेंट्रल का बनाएंगे उस पर आपको केंद्रीय सरकार करके लिखा होगा, उत्तर प्रदेश शासन नहीं लिखा होगा। ये बात सब ध्यान रखेंगे। सेंट्रल का कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं लगाएगा, अगर लगा दिया तो आपका सर्टिफिकेट जो है आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर दिए जाओगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण मान्य नहीं होगा। देखो, उन्होंने लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, अगर जो भी आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट अगर भारत सरकार के द्वारा होंगे तो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में मान्य नहीं होंगे, यानी कि आप जनरल में कंसिडर कर दिए जाएंगे, चाहे आप SC में हो, चाहे ST में हो, चाहे OBC में हो। ये बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वेबसाइट आपको इसी पे रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी अदर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी इसमें लिखा अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म स्वयं भरें। देखो, इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि पंजीकरण फॉर्म स्वयं भरें। तो सभी नीट के जो बच्चे हैं जो काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं उनको फॉर्म खुद भरना चाहिए। ठीक है, एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फॉर्म ना भरवाएं। साथ ही पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। देखो, बहुत चीज याद इंपॉर्टेंट ये रखना कि नीट के समय जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया था उसी से आपको जो है यूपी आयुष काउंसलिंग में उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, क्योंकि OTP आदि सूचनाएं उन्हीं पर प्राप्त होंगी। ठीक है, क्योंकि OTP वगैरह उन्हीं पे आएंगी। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि नीट में जो आपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा था उसी को आपको जो है रजिस्ट्रेशन के समय भी भरना है। ठीक है, इसमें लिखा है और सभी को रजिस्ट्रेशन अपने आप करना है। उन्होंने खुद लिख दिया कि किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं कराना है। पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि अंकित करना होगा। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें अपना नाम, अपने पापा का नाम, ठीक है, जन्म तिथि, श्रेणी, उप श्रेणी मतलब आपकी कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी के भी अंदर कौन सी सब कैटेगरी है, ये अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको भरना होगा। ठीक है, पंजीकरण फॉर्म करने के पश्चात अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इस पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी
द्वारा समय समय पर किया जाएगा। ठीक है, इस पासवर्ड मतलब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसमें एक तो लॉगिन आईडी मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा आपको पासवर्ड मांगेगा जो आपने फ्रेम किया था। ठीक है, तो उस पासवर्ड को आपको कहीं हमेशा ध्यान से रखना है क्योंकि हर बार लॉगिन में आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी व्यक्ति से साझा ना करें। ठीक है, वो पासवर्ड आपको किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ अपने पास लिख के रखना है और अपने आप को याद रखना है। तो ठीक है, काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को 2000 रुपए मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देनी है। ठीक है, तो 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। स्टे वैकेंसी चक्र में अगर जिनको भी पार्ट लेना है और जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें भी 2000 रुपए स्टे वैकेंसी राउंड में जमा करने हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया पर उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है स्टे वैकेंसी तक, ठीक है, स्टे वैकेंसी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, ऐसे बच्चों को स्टे वैकेंसी में पार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बस केवल 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। कहने का मतलब ये है अगर स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 2000 रुपए देने हैं और ओल्ड रजिस्ट्रेशन है तो 1000 रुपीज़ की फीस जो है आपको सबमिट करनी है और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी दशा में आपको वापस नहीं की जाएगी। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये लिखा है, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फॉर्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी। अब ये बात याद रखना, पंजीकरण करते समय पंजीकरण फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म और पंजीकरण शुल्क यानी कि जो आप जमा कर रहे हैं यानी कि जो भी आप वो रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर रहे हैं उनकी रसीद डाउनलोड करके रखनी होगी क्योंकि ये आपको जो है फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर पे मतलब नोडल सेंटर पे जाके दिखानी होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना। ठीक है, धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जो है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 है और जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करा रहे हैं वो 50,000 है और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए करा रहे हैं उनके लिए भी 50,000 है। ठीक है, इसमें अब देखो इसमें क्या लिखा है कि धरोहर राशि जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के लिए आहर होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे उन्हें ही चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की डाउनलोड करके रखनी होगी, यानी कि सिक्योरिटी मनी की भी जो रिसिप्ट है वो भी आपको डाउनलोड करके अपने पास रखनी होगी क्योंकि ये भी नोडल सेंटर पे आपको वेरिफिकेशन के दौरान दिखानी होगी। इसमें लिखा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी चक्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है जो भी सिक्योरिटी मनी आपकी यहाँ डिपॉजिट हो रही है जब आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी उसके बाद ये आपके उन्हीं अकाउंट से रिफंड कर दी जाएगी जिन अकाउंट से आपने जो है ये पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें कि जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं वो काउंसलिंग के एंड के 2 से 3 महीने तक भी स्टार्ट रहना चाहिए ताकि वो जो रिफंड है वो उसी अकाउंट में आ सके, मतलब बंद नहीं करना है। ठीक है, वो अकाउंट। ठीक है, तो इसमें यही लिखा अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में गेटवे के माध्यम से वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी द्वारा धरोहर धनराशि का ऑनलाइन भुगतान किया होगा। ठीक है, तो उस अकाउंट को आपको चालू रखना है। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने अथवा अपने माता पिता के अपने अकाउंट से या अपने माता पिता के बैंक खाते से ही करें, साइबर कैफे अथवा किसी अन्य माध्यम से भुगतान न करें जिससे रिफंड के समय किसी भी प्रकार की असुविधा जा सके, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कई लोग कैफे से करा लेते हैं और कैफे वाले अपने उससे रिफंड कर देते हैं और रिफंड आ जाता है वापस अकाउंट में, लेकिन वो लोग रिटर्न नहीं करते ये कह के कि अभी तक रिफंड नहीं आया, अभी तक रिफंड नहीं आया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अपनी काउंसलिंग आपको खुद करानी चाहिए और ऐसा ही ब्राउचर में लिखा है। ठीक है, और अपने अकाउंट से अपने मदर फादर के अकाउंट से ही आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं वो सारे उसी से करने हैं। ठीक है, और कोई भी इतना टिपिकल प्रोसेस नहीं होता कि आपको कंप्यूटर कैफेज की जरूरत पड़े। ठीक है, नेक्स्ट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया, अभिलेखों का सत्यापन यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूज करने हैं। देखो यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थी को शैक्षणिक अभिलेखों सत्यापन ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से कराया जाएगा। भौतिक रूप यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के समय या ऑनलाइन जो आपको अपलोड करने हैं वो क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन सत्यापन यानी कि ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। देखो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का यानी कि 10th का सर्टिफिकेट और रिजल्ट दोनों चीज़ें जो है अपलोड करनी है। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट और रिजल्ट ये चीज़ आपको अपलोड करनी ओरिजिनल। ठीक है, 12th का भी सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट यानी कि मार्कशीट कह सकते हो, ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड आपको ये जो है कलर्ड फॉर्म में ये आपको अपलोड करना है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी वालों को ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने हुए होने चाहिए वो अपलोड करने, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं करने। ठीक है, डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस वालों को भी करने। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासन देश के अनुसार यदि लागू हो तो डोमिसाइल उन्हीं बच्चों को करने हैं जिन्होंने 10th या 12th बाहर से कर रखी है, 10th में से या 12th में से एक बाहर से कर रखी है। और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं उन सब वो नहीं उनको नहीं अपलोड करनी। सॉरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपलोड करना है जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए हैं, जो यूपी में रहते हैं और यूपी में रहने के बाद भी उन्होंने 10th और 12th जो है उनमें से एक चीज़ बाहर से किया है और या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़े हो। ठीक है, तो आपको ये जो है अपलोड करना है, बाकी किसी भी कंडीशन में आपको अपलोड नहीं करना है। ठीक है, 10th और 12th आपने यूपी से की तो भी नहीं करना है। अभ्यर्थी का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा, तो याद रखना कि आधार आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, मतलब आधार तो आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। दूसरा जो है कि अगर आधार आपके पास उपलब्ध नहीं है उस कारण में आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, ओरिजिनल पासपोर्ट अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, फोटो युक्त बैंक पासबुक, अंतिम शैक्षणिक संस्था से निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड ये सब आप अपलोड कर सकते हो अगर अभी उस समय आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन आधार कार्ड से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपलोड करना जरूरी है और ये आपको इनमें से एक चीज़ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम भी लेके जानी है। जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ ऑनलाइन दिखा रहे हैं वही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भी दिखाने हैं। ठीक है,
अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत समस्त सत्यापित वेरीफाइड अभ्यर्थी की स्टेट मेरिट लिस्ट। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर रहे हैं तो सब स्कैन करा के अपलोड करेंगे, ठीक है। पर डॉक्यूमेंट स्कैन की 5 रुपीज़ फीस जाती है कैफे पे। आप एक काम करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे कैफे पे, आपने जो स्कैनिंग कराएंगे और कैफे पे स्कैनिंग कराने के बाद उन्हें सबको अपनी मेल आईडी पे आप सेंड कर लेंगे और मेल आईडी से डाउनलोड करके फिर जहां पर अपलोड करने होंगे यूपी आयुषी काउंसलिंग में वहां अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट जब वेरीफाइड हो जाएंगे सारे लोग तो उनकी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी और इसके फिर उसके बाद आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक बार जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका नाम सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, तो फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन। आप फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर यानी कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हनीमैन चौरा गोमती नगर लखनऊ में होगा, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्हें आवंटित होगी सीट, ध्यान रखें नोडल सेंटर उन्हीं को जाना है, उन्हीं बच्चों को जाना है जिन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय कराई जाएगी, यानी कि जिन्हें अलॉटमेंट होगा सिर्फ उन्हीं बच्चों को नोडल सेंटर जाना है। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें जाना नहीं जाना, तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको वेरिफिकेशन सेंटर नहीं जाना है, जिनको सिर्फ अलॉट हुआ है उन्हीं बच्चों को वेरिफिकेशन सेंटर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, यानी कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको नीट का एडमिट कार्ड और साथ में रिजल्ट, यानी कि नीट का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और साथ में आपको रिजल्ट लेके जाना है। ये दोनों चीजें फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लेके जानी है, ठीक है। नीट एडमिट कार्ड हो गया और रिजल्ट हो गया। हाई स्कूल एवं समक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समक्ष के अंक पत्र एंड प्रमाण पत्र, यानी कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स भी लेके आपको जानी है। फिर उसके बाद आपको वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल का मैंने क्राइटेरिया पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर 10th और 12th के जितने भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे लेके जाने हैं आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ये सारे 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। एससी एसटी ये सारे आपको ले जाने हैं। फिर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसकी नेगेटिव से बनाओ, ठीक है। वैसे इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कह रखा है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि लगभग 25 फोटोग्राफ्स बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपके कॉलेज के अलॉटमेंट के कॉलेज जब आपको मिलेगा वहाँ पर भी आपको 8 फोटोज लगभग सबमिट करने होते हैं। तो मैं कहूँगा लगभग आप 25 फोटोज जो है वो जो नीट एडमिट कार्ड में आपने अपलोड किए थे नीट के फॉर्म भरते समय, वो आप 25 फोटो कॉपीज बना लो, ताकि फर्दर वो जिस कॉलेजेस में जितने भी मांगते हैं काउंसलिंग के टाइम पे जितने भी मांगेंगे वो सारे आपको जमा करने होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 25 फोटोज नेगेटिव के बनवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पहचान पत्र यानी कि जो भी आपने उस समय लगाया हुआ आधार कार्ड के बिना, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको लेके जाना है और आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये तो दोनों चीज कंपलसरी हो गई कि आपको वेरिफिकेशन के ये हो गया। नेक्स्ट ऑनलाइन पंजीकरण, यानी कि जो भी आपने आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया है उसको प्रिंट आउट लेके जाना है। और नेक्स्ट धरोहर राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी का जो आपने डिपॉजिट किया था उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने। आई होप मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें यही लिखा है कि अगर मूल अभिलेख को अगर मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, अगर उनमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका तुरंत के तुरंत एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है, ठीक है, मतलब आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था की अनापत्ति तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यानी कि कहने का मतलब है अगर किसी कॉलेज में आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है तो ऐसे केस में एनओसी कॉलेज से लेके, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉलेज से लेके आपको जो है जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर प्रेजेंट करना होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो कि कॉलेज लिख के देगा कि इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, किसी वजह हम इनको दे नहीं सकते, ऐसा करके, ठीक है। परंतु आवंटित संस्था में, लेकिन जब आप कॉलेज में अलॉटमेंट लेने जाएंगे तब वहां पर आपको अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा अथवा आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज का ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे चल जाएगा पर कॉलेज अलॉटमेंट में नहीं चलेगी ये चीज, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों से चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब जो भी आपने गवर्नमेंट पढ़ा तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाएंगे, फिर उनकी चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, ठीक है। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग हेतु आयुष विद्या के उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करते हेतु स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो जो भी आपने मतलब जैसे चुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो सारे आप गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हो, प्राइवेट चुना है तो प्राइवेट भर सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों चुना है तो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आप फिल कर सकते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। ये चीज याद रखेंगे कि चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग भी करनी है, ठीक है। चॉइस लॉक ना करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि सीट का अरेंजमेंट करने के बाद आपको सीट लॉक, चॉइस लॉक करना जरूरी है, तो ठीक है, चॉइस लॉक करनी है। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं स्टे वैकेंसी चक्रों में संपन्न की जाएगी। कहने का मतलब है प्रथम, फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड फर्दर फर्स्ट सेकंड जो भी होगा उसमें कंप्लीट की जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसलिंग तथा पुनः आवंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जिन्हें भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में काउंसलिंग के द्वारा आयुष महाविद्यालय यानी कि कोई भी कॉलेज होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी का मिला है तो ऐसे बच्चे थर्ड राउंड में जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं दोबारा आवंटन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट है। कहने का मतलब ये है फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिल चुकी है फिर भी आप थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में ये होगा कि अगर आपको थर्ड राउंड में कोई नई सीट मिलती है तो फर्स्ट और सेकंड राउंड की सीट जो अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो आपको जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो भी सीट मिली होगी वो आपके पास रहेगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड तक
फर्स्ट और सेकंड राउंड तक आप मतलब जो है वो थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभ्यर्थी पुनः आवंटन के लिए चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प न भरे। ये बात ध्यान रखनी, जो सीट आपको मिल गई उस सीट को आपको वहाँ चॉइस फिलिंग के दौरान नहीं भरना। पुनर्आवंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी, जो मैंने बताया, एंड उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किंतु पुनः आवंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी। जो मैंने बताया कि अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिलती है तो आपकी पुरानी वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलती है तो आपको पुरानी वाली सीट आपके पास रहेगी। काउंसलिंग आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया। तो देखो, काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र में संपन्न की जाएगी। उसके पश्चात भारतीय चिकित्सा पद्धति ये कुछ नहीं है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्टे वैकेंसी चक्रों की काउंसलिंग के समय सारणी यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा इस पे की जाएगी, पर निर्देशित की जाएगी। प्रत्येक चक्र की काउंसलिंग से मतलब यही कह रखा है कि इसमें कि हम जब भी काउंसलिंग कराएंगे तो उससे पहले इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ब्रोशर डालेंगे कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या होना है। अब देखो, प्रथम चक्र की काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रोविजनल सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेंटर पर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपना आवंटन पत्र डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कहने का मतलब है, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। नोडल सेंटर पर जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके मोबाइल पर अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता, यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आप जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि फ्री एग्जिट है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आपको वो पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मत जाइए, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि इनका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर फ्री एग्जिट है। लेकिन अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चले गए तो आपको वो सीट लेना ही लेना होगा। ऐसे केस में अगर आप देखो फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया पर उसके बाद अगर आप कॉलेज में नहीं गए तो वहाँ पर आपकी जो है ऐसी कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। देखो, सीट आवंटन के उपरांत अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन आपने करा लिया और फिर आप कॉलेज अलॉटमेंट के लिए नहीं गए तो ऐसी कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है फर्स्ट राउंड में भी, ठीक है। सेकंड राउंड में लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु आहार होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी मनी दोबारा से डिपॉजिट नहीं करनी होगी। नेक्स्ट लिखा है, प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनः आवंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है वो दोबारा से जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में ना भरे, यानी कि जो सीट आपको मिल गई है उसका आपको जो है वो मेंशन नहीं करनी है कि दोबारा से वही सीट मिल जाए। पुनः आवंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। अगर मतलब आपको सेकंड राउंड में कोई अलग दूसरी सीट मिल जाती है तो फर्स्ट राउंड की सीट आपकी जो है तुरंत अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि वो आपको नहीं मिलेगी तथा पुनरावंटित सीट में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। और जो आपको दोबारा से मिली है नई सीट उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, किंतु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी, यानी कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती तो फर्स्ट राउंड की सीट आपके पास रहेगी। द्वितीय चक्र में यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है तो भी ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि सेकंड राउंड में भी फ्री एग्जिट है। अगर आपका कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए नोडल सेंटर नहीं जाते हैं तो आप जो है थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करनी होगी। आवंटन के उपरांत अभिलेखों के भौतिक सत्यापन करने के पश्चात प्रवेश न लेने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया फिर से वही बात और आप कॉलेज अलॉटमेंट के लिए नहीं गए, कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं गए, तो ऐसी केसेस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, यानी कि फिर से आप जो है वो दोबारा से पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या दे रखा है, तृतीय चक्री काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, तृतीय चक्र की काउंसलिंग में आहार होंगे, यानी कि जिन्हें भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी जो है सीट नहीं मिली है वो थर्ड राउंड में पार्ट ले सकते हैं और उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी मनी दोबारा से सबमिट नहीं करनी है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेशित हैं पुनरावंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल गया था वो बच्चे जो हैं वो दोबारा से जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, पर उन्हें वो कॉलेज नहीं भरना है जो उन्हें मिल गया है, उन्हें उससे अच्छे कॉलेजेस भरने हैं चॉइस फिलिंग के दौरान जो उन्हें नहीं मिले हैं, ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनः आवंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है, प्रथम एवं दोबारा से मतलब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको सीट मिल गई है, सीट नहीं मिली है और आपको सीट मिल गई थी पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए थे, ऐसे तीनों केसेस में आप जो है थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अभ्यर्थी की चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प तृतीय चक्र में ना भरें, जो सीट आपको मिल गई है उसकी चॉइस फिलिंग को आपको करते समय वो कॉलेज नहीं भरना है। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट, वही कह रहे हैं कि फिर से अगर थर्ड राउंड में कोई नई सीट मिलती है तो सेकंड राउंड की फर्स्ट राउंड की जो भी सीट आपको मिली थी वो आपको जो है वो आपकी जो है वो क्या कर दी जाएगी, वो आपकी स्वतः ही मतलब अपने आप कैंसिल हो जाएगी और नई सीट जो आपको मिली है वहां पर जाके आपको एडमिशन लेना होगा और वही आपकी जो है वो सीट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा, राजकीय एवं निजी के आयुष महाविद्यालय थर्ड राउंड की काउंसलिंग में प्रोविजनल आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है थर्ड राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, आपको अगर सीट मिली है तो आपको लेनी ही लेनी है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में थर्ड राउंड में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरवर्ड कर ली जाएगी। तो थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना कंपलसरी है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है।
ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी। मतलब थर्ड राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, ये बात सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये तो प्राइवेट कॉलेज के लिए पॉइंट लिखा है। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि ऐसे बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया से पार्ट लेना है, मतलब अदर स्टेट से, यूपी स्टेट में एडमिशन लेना है, तो वो सिर्फ 2 काउंसलिंग तक ही ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड राउंड। इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक ही आप जो है वो केवल प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी के अदर स्टेट्स वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। द्वितीय चक्र के उपरांत यदि सीटें अवशेष रहती हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो अदर स्टेट्स के हैं और अगर सेकंड राउंड के बाद अगर वो सीट्स खाली रहती हैं तो उन्हें फिर उत्तर प्रदेश के कोटे में कन्वर्ट करके उत्तर प्रदेश के बच्चों से भरा जाएगा। तो ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे जो इंडिया के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि वैसे बच्चे जो अदर स्टेट से यूपी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही अपनी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट को अलॉट करा लें, उसके बाद उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ साफ मेंशन है, ठीक है। तृतीय चक्र की काउंसलिंग के आवंटन प्रक्रिया के पश्चात यदि आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी की सीटें रिक्त रह जाती हैं, मतलब थर्ड राउंड के बाद अगर कोई भी आरक्षित सीटें या उप श्रेणी की सीटें यानी कि सब कैटेगरी की सीटें रह जाती हैं तो उसका कन्वर्जन एल्गोरिथम दे रखा है कि इस तरीके से कर दी जाएंगी, ठीक है, कन्वर्ट कर दी जाएंगी, आप देख लेना, इसका कोई इतना रोल नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी चक्र काउंसलिंग हेतु आहार नहीं होगा। यानी कि थर्ड राउंड में आपको कोई भी सीट मिल गई तो आप स्टे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे कि नोडल सेंटर पे आज जिसका वेरिफिकेशन होना है उसे जाना बहुत जरूरी होगा। ऐसा नहीं आपके पेरेंट्स लेके चलेगा तो कुछ नहीं, अभ्यर्थी को भौतिक रूप से प्रेजेंट होना, फिजिकली प्रेजेंट होना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हुए तो एडमिशन कैंसिल ही मानो, ठीक है। राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में स्टे वैकेंसी चक्र की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट, ठीक है, अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वही मैंने कहा कि थर्ड राउंड में आपको सीट लेनी ही लेनी है और स्टे वैकेंसी में भी यही नियम है कि फ्री स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग में भी जो है वो यही नियम है कि जो सीट आपको मिलेगी उस पर एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों का सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना, अन्यथा की स्थिति में उसकी संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। स्टे वैकेंसी में कोई भी पुनः आवंटन अनुमान्य नहीं होगा। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी दोबारा से जो है वो दोबारा मतलब ये है दोबारा चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते। प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया में लिखा है कि नोडल सेंटर पर भौतिक सत्यापन के उपरांत आवंटन पत्र डाउनलोड कर समस्त अभ्यर्थी को आवंटित आयुष कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। वो अलॉटमेंट लेकर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन जो भी डेट्स आपको दे रखी है उनके बीच में आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। प्रवेश के समय भौतिक सत्यापन हेतु समस्त अभिलेखों मूल रूप से स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ये बात ध्यान रखना कि फिजिकल भौतिक सत्यापन हेतु प्रवेश के समय यानी कि कॉलेज में जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि 3 सेट की फोटोकॉपी आप लेके जानी ही जानी है। हर बच्चे को 3 सेट की फोटोकॉपी लेके जानी है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि छाया प्रतियों के साथ, छाया प्रतियों में जो फोटोकॉपी के साथ, वैसे तो 2 लगती हैं लेकिन मैं कहूंगा एक एक्स्ट्रा लेके जाओ, 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज आपको लेके जाने ही जाने हैं, ठीक है। काउंसलिंग से आवंटन पत्र प्राप्त सभी अभ्यर्थी हेतु संबंधित कॉलेज स्तर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन एवं मेडिकल बोर्ड का गठन पर प्रवेश की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर देखो इसमें लिखा है कि काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग के आवंटन पत्र प्राप्त सभी अभ्यर्थी हेतु संबंधित कॉलेज स्तर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन एवं अरे मतलब कहने का मतलब ये कि काउंसलिंग कमेटी बनाई जाती है कॉलेज में जो ये वेरीफाई करती है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आप जो आए हो वो असली हो या नहीं हो, कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो सबके हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी सीट अलॉटमेंट के लिए आप कॉलेज में जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी 3 सेट फोटोकॉपी के ले जाएंगे। और मैंने कहा था कि जितने भी आपको फोटो बनाने हैं वो 25 फोटोज बनाने और वो उसी नेगेटिव से होने चाहिए जो आपने नीट की एडमिट कार्ड के समय जो है वो क्या किया था, आपने अपलोड किया था, ठीक है। नेक्स्ट त्याग पत्र, रेजिग्नेशन का क्या रूल है। रेजिग्नेशन आप कब तक कॉलेज छोड़ सकते हैं। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपको पसंद नहीं और आप चाहते हैं कि मैं आगे फर्दर काउंसलिंग नहीं कराऊं या फिर आप चाहते हैं कि मुझे कॉलेज लेना ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप कब तक रेजिग्नेशन दे सकते हैं कि आपका जो मतलब सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट ना हो। लिखा है प्रथम एवं, इसमें लिखा है प्रथम एवं द्वितीय चक्र के आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरांत तृतीय चक्र की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड के ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी अलॉटमेंट मतलब ले लिया है सीट पे, ठीक है, और वो थर्ड चक्र की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से 48 आवर्स बिफोर, यानी कि देखो एग्जांपल के तौर पे मतलब ये समझ लो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड आपने काउंसलिंग कराई और आपको कोई कॉलेज मिल गया और फिर आप चाहते हो कि मुझे उससे रेजिग्नेशन देना है पर मेरी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट ना हो। ऐसे केस में आपको थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग होने से पहले आपको 48 आवर्स एगो, ठीक है। उदाहरण स्वरूप यदि चॉइस फिलिंग 14/9/25 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होनी है तो अभ्यर्थी 12/9/25 को प्रातः 9:59 तक बजे तक, ठीक है, अपनी सीट के काउंसलिंग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन त्यागपत्र देता है तो उसका शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क 1000 छोड़कर तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आपको ये रिस्क है कि थर्ड राउंड में मुझे इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आपको थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग होने से 48 आवर्स बिफोर जो है आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है। अब सर ये रेजिग्नेशन लेटर कहाँ देना, ये आपको कॉलेज में देना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो उसी कॉलेज में रेजिग्नेशन लेटर देना है। उस केस में आपकी जितनी भी जो आपने जमा की है फीस, यानी कि जो भी आपने 19,000,
20,000 जो कॉलेज वालों को फीस दी है वो आपकी पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी, साथ में सिक्योरिटी मनी भी रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और सिर्फ 1,000 रुपये जो है वो आपके वापस नहीं दे जाएंगे। सपोज मान लो 20,000 रुपये फीस आपने सबमिट की, 1,000 रुपये काट के 19,000 रुपये कॉलेज वाले आपको रिटर्न कर देंगे तथा आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी होगी वो आपके अकाउंट में काउंसलिंग खत्म होने के बाद आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर त्यागपत्र महाविद्यालय के, देखो लिखा है, प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त त्यागपत्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नोडल ऑफिसर द्वारा निर्धारित समय पर अंतर एनआईसी के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको कॉलेज वालों को देना है, कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर जो नोडल ऑफिसर्स होंगे उन्हें वो है एनआईसी की जो वेबसाइट है वहां पर अपडेट करना होगा। पोर्टल पर अपडेट त्यागपत्र ही मान्य होंगे, जो अपडेट त्यागपत्र होंगे वही मान्य होंगे, किसी अन्य माध्यम से त्यागपत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो कुछ नहीं करना, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ के प्रिंसिपल सर या जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं यानी कि जिन्होंने आपका एडमिशन किया था उनको जाके आपको एक रेजिग्नेशन लेटर देना है और वो रेजिग्नेशन लेटर आपका जो है एनआईसी पे अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद आपका एडमिशन जो है उस सीट से कैंसिल हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्था को सामान्यगत त्यागपत्र दिए जाने पर यदि संस्था द्वारा, मतलब अगर आपने कॉलेज को दे दिया और कॉलेज वाले अपलोड नहीं कर रहे हैं तो इसका एक सबसे अच्छा कारण, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब भी आप जो रेजिग्नेशन लेटर किसी भी कॉलेज को दे रहे हो उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखो और जब भी आप किसी भी टीचर को, नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल सर को दो तो एक साइन अपने पे करा लो, जो मतलब फोटोकॉपी है कि मैंने जो है यहाँ पर उनसे लिखवा लो कि मैंने जो है आपको त्यागपत्र दे दिया है, उस डेट को दिया है और उनके नीचे साइन करा लो, ठीक है। ठीक है, त्यागपत्र पे साइन करा लो और जो ओरिजिनल त्यागपत्र है वो प्रिंसिपल सर को दे दो, जिससे एक आपके पास प्रूफ रहेगा इन फ्यूचर कि मैंने त्यागपत्र दे दिया था पर कॉलेज वालों ने या संस्था वालों ने अपलोड नहीं किया। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली, ठीक है। समयानगत अपडेट नहीं की जाती है तो संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई तब की जाएगी ना जब आपके पास प्रूफ होगा। तो प्रूफ ऐसे ही है कि 2 कॉपीज रखना, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी अपने पास रखना, जो भी नोडल ऑफिसर्स होंगे, प्रधानाचार्य हो, उनसे लिखवा लेना और उनके साइन करवा लेना, तो उससे आपके पास एक प्रूफ रहेगा, ठीक है। अभ्यर्थी को सीट का आवंटन, अलॉटमेंट, एलोकेशन, प्रवेश नहीं है। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के पश्चात ही प्रवेश मान्य होगा। मतलब आपको फिजिकली वहां जाकर प्रेजेंट होना होगा, तत्पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश सीट से त्यागपत्र दे सकेगा। यानी कि कहने का मतलब भाई है कि पहले फिजिकली जाकर आपको सारा एडमिशन का प्रोसेस कराना है, जब आपको कैंसिल कराना है तो भी आपको जाना पड़ेगा। लिखा है तृतीय एवं स्टे वैकेंसी चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी हेतु त्यागपत्र किसी भी दशा में अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि थर्ड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी रेजिग्नेशन का रूल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही है, ठीक है, एप्लीकेबल है। आपको इतना लास्ट तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किन किन कॉलेजों की क्या क्या फीस है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सारी इस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।